हेलो गाइस, कैसे हो। आज का वीडियो हम स्टार्ट करें इनसे पहले मैं आपके लिए एक शुभ संदेश लेकर आया हूं। और यह शुभ संदेश है क्या, तो याद रखो, जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक यानी कि पूरे एक साल में मध्य प्रदेश कौन कौन सी घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा, उनका एक यूनिक वीडियो मैंने बनाया है और वो आज आपको सुबह 9 बजे मिलने वाला है। तो यह वीडियो देखना मत भूलिएगा। और यदि आपने यह मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ वीडियो देख लिया और एग्जामिनेशन में मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन निकलता है तो इस वीडियो में से ही कवर किया जाएगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। कब पब्लिश होने वाला है? आज सुबह 9 बजे। और आज का वीडियो हम करंट अफेयर का स्टार्ट करें तो क्या दोस्तों आपको पता है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? खेलो इंडिया 2021 में कौन से 4 खेलों को शामिल किया गया है, लेकिन यह खेल भी स्वदेशी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी किस केंद्र शासित प्रदेश में सेहत नामक योजना लॉन्च करेंगे? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 23 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में जारी कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? इंग्लिश में कहे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत रहा है 63वें स्थान पर, यानी कि चीन को भी पीछे छोड़ते हुए हमारा भारत देश आगे निकल चुका है इस रैंकिंग में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 63वें स्थान पर रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी किसने किया है? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद कारोबारी सुगमता की संशोधित रैंकिंग जारी की है और इसमें भारत ने चीन को भी नीचे धकेल दिया है। और कारोबारी सुगमता की संशोधित रैंकिंग में भारत 14 स्थान की छलांग लगाकर 63वें पायदान पर पहुंच गया है, क्योंकि पिछले साल हमारा भारत रहा था 77वें स्थान पर और यहां 14 की छलांग लगाकर हम पहुंच गए हैं 63वें स्थान पर। और भारत ने पिछले 5 साल यानी कि 2014 से लेकर 2019 में इस रिपोर्ट में 79 स्थानों की छलांग लगाई है। और यहां आप इस ग्राफ को देखिए, 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा भारत देश 142वें स्थान पर था और 2020 में जारी रैंकिंग में हम पहुंच गए हैं 63वें स्थान पर, यानी कि तकरीबन 79 स्थानों की छलांग हमारे भारत देश ने लगाई। और विश्व बैंक द्वारा जारी संशोधित रिपोर्ट में चीन की रैंकिंग 7 अंक गिरकर 85वें स्थान पर पहुंच गई है, यानी कि पिछली रिपोर्ट में जो यह चीन देश था वो था 78वें स्थान पर। और यहां पर देखिए ये किसके द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। और यहां पहले स्थान पर इस रैंकिंग में कौन है? तो न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है और सिंगापुर दूसरे स्थान पर, हांगकांग इस मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। लेकिन हमारा भारत का रैंक है वो मत भूलिएगा 63। और भी एक क्वेश्चन विश्व बैंक को लेकर कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में था। विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया है? हमारे भारत देश के राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक बनाया गया। तब भी मैंने आपको विश्व बैंक के बारे में बताया था। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना सेहत का शुभारंभ करेंगे? 26 दिसंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य बीमा योजना सेहत का शुभारंभ करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर यानी कि शनिवार से स्वास्थ्य बीमा योजना सेहत का शुभारंभ करेंगे।
और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इसे वहां की शेष 1 करोड़ जनता तक पहुंचाया जाएगा। और आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। आयुष्मान भारत यानी कि पीएम जन आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध कराया जाता है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ आज नए फैक्ट मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल 2 है, गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है हंगुल। तो जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी का नाम है काली गर्दन वाले क्रेन। जम्मू कश्मीर का राजकीय वृक्ष है चिनार और जम्मू कश्मीर का राजकीय फूल है कमल। लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है जो महत्वपूर्ण है। एक है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो श्रीनगर में है और दूसरा है सलीम अली नेशनल पार्क, वो भी जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ सलीम अली का नाम सुनते ही मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, सलीम अली बर्ड सेंचुरी वो किस राज्य में स्थित है? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलिएगा। और तीसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य, भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह पर प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट जारी किया? हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री ने इस तरह का एक डाक टिकट जारी किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। और इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया जो आप इमेज में देख सकते हैं। इस तरह का डाक टिकट जारी किया है प्रधानमंत्री श्री ने। और यह पहली बार है जब 5 दशक यानी कि 50 साल से भी ज्यादा वक्त में कोई प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत की हो। तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी के पहले हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिरकत की थी। 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी वो भी हमें याद रखना चाहिए। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। तो यह नाम आपको याद रखना है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहले नाम क्या था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल। और 1920 में उसी स्कूल ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप लिया और इसका कैंपस उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 467.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। चौथा क्वेश्चन, विराट कोहली के पितृत्व अवकाश के बाद ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी कौन करेंगे? इमेज में देख सकते हैं। आपको भी पता है कि अनुष्का शर्मा की डिलीवरी की वजह से हमारे विराट कोहली यह जो सीरीज जारी है उसको छोड़कर अब वो भारत देश में आ रहे हैं। तो अब विराट कोहली के बदले ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज में हमारे भारत देश की कप्तानी करेंगे अजिंक्य रहाणे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजिंक्य रहाणे। विराट कोहली पितृत्व अवकाश के कारण बाकी बचे 3 टेस्ट मैचों में नहीं खेलेंगे और अजिंक्य रहाणे टीम की कप्तानी करेंगे। लेकिन एक और भी इश्यू सामने आया है। क्या? भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का जो बायां हाथ है, बायां नहीं बल्कि दायां, इमेज में देख सकते हैं, दायां हाथ चोटिल होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के दौरे से भी वो बाहर हो गए हैं। और शमी का टेस्ट सीरीज में नहीं खेलना भारत के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। और जब बात करते हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट से जुड़े कुछ फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। सर डॉन ब्रॉडमैन को उनके करियर में सिर्फ एक बार ही स्टंप किया गया था और उन्हें भारत के प्रवीर सेन ने स्टंप किया था। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। और एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों के लिए खेला हो वो है नवाब अली खां पटौदी। और नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नाम नवजोत सिंह सिद्धू ही है, यानी कि दोनों के नेम सेम है। 5वां क्वेश्चन,
खेल मंत्रालय ने अगले खेलो इंडिया 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी? खेलो इंडिया 2021 में स्वदेशी 4 खेलों को शामिल किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 खेल। और यह 4 खेल कौन कौन से, वो भी हमें याद रखना चाहिए। तो देखो, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेल, इनमें एक है गतका, दूसरा है कलारीपयट्टू, तीसरा है थांगता और चौथा है मलखम। इन चारों खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। और यह चारों खेल की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं गतका की। तो पहले तो इमेज में देखिए किस तरह खेला जाता है। यह सिख धर्म से जुड़ा एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। किस धर्म से जुड़ा? सिख धर्म से। और पंजाबी नाम गतका इसमें इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी की छड़ी को संदर्भित करता है, गतका। ओके। और दूसरा खेल है कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू 2 शब्दों कलारी और पयट्टू के मेल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है युद्ध की कला का अभ्यास। ओके। और कलारीपयट्टू का उल्लेख संगम साहित्य में भी शामिल है। संगम साहित्य आपने तमिलनाडु के बारे में तो पढ़ा होगा। और तीसरे खेल की बात करें तो मलखंब। यहां मल का अर्थ शारीरिक बल और खंब का आशय खंबे से है। यानी कि मल यानी कि यहां शारीरिक बल और खंब का मतलब है यहां इस तरह की लकड़ी के खंबे से। और मलखंब का उल्लेख 12वीं सदी में चालुक्यकालीन ग्रंथों में मिलता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के गुरु बालम भट्ट दादा देवधर ने इसका प्रचलन दोबारा शुरू किया था। तो जो यह इतिहास से जुड़ी बात कर रहा हूं वो भी आपको याद रखनी चाहिए। और चौथा खेल है थांगता। हुयेन लैंगलोन मणिपुर की एक भारतीय मार्शल कला है, इमेज में देख सकते हैं। और मेयिती भाषा में हुयेन का अर्थ युद्ध होता है, जबकि लैंगलोन या लैंगलोंग का मतलब शुद्ध ज्ञान या कला हो सकता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा हुयेन लैंगलोन में 2 मुख्य घटक होते हैं। इनमें से एक है थांगता यानी कि सशस्त्र लड़ना और दूसरा है सरित सरक यानी कि निहत्थे लड़ना। तो यहां थांगता हुयेन लैंगलोन के प्राथमिक हथियार थंग यानी कि तलवार और ता यानी कि भाला है। और अन्य हथियारों में ढाल और कुल्हाड़ी भी शामिल है। तो यह 4 स्वदेशी खेलों को यहाँ यूथ इंडिया गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहां किया गया था? असम के गुवाहाटी में। कहां पर? असम के गुवाहाटी में। छठा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? आपने भी न्यूज में कहीं देखा होगा, हमारे देश के गृह मंत्री और भाजपा के प्रमुख नेता वो इस विश्वविद्यालय में गए। और पश्चिम बंगाल में जब चुनाव का दौर आने वाला है तो यहां चुनाव प्रचार के लिए हमारे अमित शाह जी गए थे। तो यह विश्व भारती विश्वविद्यालय भी गए और यह बीरभूम जिले में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीरभूम। श्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में विश्व भारती विश्वविद्यालय के परिसर में रविंद्र भवन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित की। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो हमारे विश्व के एकमात्र ऐसे कवि जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने 2 देशों यानी कि भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना की है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला। और गुरुदेव टैगोर ने विश्व भारती और शांति निकेतन के माध्यम से एक और तो भारतीय साहित्य, भाषा, दर्शन, कला उसका संरक्षण और संवर्धन किया है। यानी कि यह प्रमुख संस्थाएं विश्व भारती और शांति निकेतन, यहां इमेज में आप देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत में तेंदुओं की 2018 की स्थिति के बारे में रिपोर्ट किसने जारी की है? तेंदुओं की 2018 की स्थिति में एक रिपोर्ट जारी की है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर जी, हाथ में रिपोर्ट लिए हुए।
हमारे पर्यावरण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने भारत में 2018 में तेंदुओं की स्थिति इसी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। किस टाइटल से? भारत में 2018 में तेंदुओं की स्थिति, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। और इस समय देश में 12,852 तेंदुए मौजूद है। 2014 के अनुमानों की तुलना में देश में तेंदुओं की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। 2014 में 8,000 तेंदुए थे और 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक यह 12,852 पहुंच गए। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे अधिक 3,421 तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए गए, यानी कि सबसे अधिक तेंदुए की आबादी है मध्य प्रदेश में और सबसे अधिक बाघ की आबादी भी है मध्य प्रदेश में। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही कहा है कि मध्य प्रदेश 2020 में कौन कौन सी बड़ी घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा, यह वीडियो में आज सुबह 9 बजे मैं आज आपको देने वाला हूं। ओके, तो यह वीडियो देखना मत भूलिएगा। और तेंदुए की बात करें तो कर्नाटक में इसकी संख्या 1,783 और महाराष्ट्र में 1,690 है, यानी कि सबसे अधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में। और जब प्राणियों की बात करते हैं तो हाथियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? कर्नाटक में। कितनी है? 6,049। देश में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 526। लेकिन 524 बाघ किस राज्य में है? इनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और गुजरात में बढ़ी शेरों की संख्या, क्योंकि शेरों की संख्या में यहां गिर के जंगल में 29% की बढ़ोतरी हुई है। और साल 2015 से 2020 में 151 शेर बढ़े और गुजरात में शेरों की संख्या हो गई है 674। एशियाटिक लायन। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार 1 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों और कस्बों में दीनदयाल औषधालय शुरू करेगी? गुजरात राज्य की सरकार 1 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों या कस्बों में दीनदयाल औषधालय शुरू करेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। और यह घोषणा किसने की है? गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी ने। गुजरात सरकार उन शहरों और कस्बों में दीनदयाल औषधालय शुरू करेगी जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। अहमदाबाद में उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी ने यह घोषणा की। और इस व्यवस्था से गरीब लोगों को उनके द्वार पर ही चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। और दीनदयाल क्लिनिक घनी बस्ती वाले शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोली जाएगी, जिसमें शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक ओपीडी चलाई जाएगी। और ऐसे क्लिनिक में निदान और उपचार निःशुल्क रहेगा। और जब गुजरात की बात आती है तो गुजरात करंट अफेयर 2020, दोस्तों 2 पार्ट हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आपकी जरूरत के लिहाज से यह गुजरात से जुड़े हुए वीडियो भी आप देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस नदी के बाढ़कृत मैदान के क्षेत्रों की पहचान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में महानदी के बाढ़कृत मैदान के क्षेत्रों की पहचान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और महानदी ओडिशा की सबसे लंबी नदी है, इमेज में आप देख सकते हैं। और जनवरी 2020 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने घोषणा की थी कि महानदी से प्राप्त 424 एकड़ पुनर्निर्मित भूमि का उपयोग कटक के लोगों के जीवन में पारिस्थितिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और तकनीकी मूल्यवर्धन के लिए किया जाएगा। और बात करते हैं महानदी की, तो महानदी का प्रवाह मार्ग किन किन राज्यों में है? महानदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। इमेज में आप देख सकते हैं, यहां पर से शुरू होकर इस तरफ आगे बढ़ती हुई यह मिल जाती है बे ऑफ बंगाल को। तो इसका बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाटों तथा पश्चिम में मैकल पर्वतमाला से घिरा है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? मोतीलाल वोरा वो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिसका हाल ही में देहावसान हो गया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया और छत्तीसगढ़ सरकार ने मोतीलाल वोरा के निधन पर 3 दिन का शोक भी घोषित किया और वे 93 वर्ष के थे। कोविड-19 के कारण संक्रमित हो चुके थे, बाद में ठीक हो गए और उसके बाद उनका निधन हो गया है। और मोतीलाल वोरा को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 6 बार चुना गया और वे 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। नाम मत भूलिएगा, मोतीलाल वोरा। 11वां क्वेश्चन, 1000 स्माइल्स कर्नाटका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 1000 स्माइल्स कर्नाटका कार्यक्रम का उद्देश्य कटे होठ वाले बच्चों की निःशुल्क सर्जरी करने से है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कटे होठ वाले बच्चे की निःशुल्क सर्जरी। और यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि कर्नाटक में हर साल लगभग 1583 बच्चे कटे होठ और तालू तथा 443 बच्चे सिर और चेहरे की विकृति के साथ पैदा होते हैं। तो कर्नाटक राज्य स्वास्थ्य विभाग ने 2018 में 1000 स्माइल कर्नाटक कार्यक्रम आरंभ किया था और इसीलिए सुर्खियों में आया। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के गरीब बच्चों को स्पीच थेरेपी, ऑर्थोडोंटिक्स जैसे निःशुल्क सर्जरी और अन्य उपचार प्रदान किए जाते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, जो होठ कटे होते हैं उनकी सर्जरी करके उन्हें ठीक किया जाता है। तो इसी तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है कर्नाटक राज्य में। बहुत ही अच्छी बात है। और केवल 2 सालों में ही 1036 छोटे बच्चों का ऑपरेशन मुफ्त में किया गया, जिससे होठ और चेहरे के अन्य भागों में जन्म के समय हुए दोष को ठीक किया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में 20,000 पथ विक्रेताओं को मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत 10-10 हजार रुपये के ब्याज मुफ्त ऋण का वितरण किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि की तर्ज पर शुरू की गई ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में छोटे छोटे पथ व्यवसायी को, मसलन फल सब्जी विक्रेता, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर इत्यादि को उनके काम के लिए 10-10 हजार रुपये का ब्याज रहित ऋण दिया जाता है इस योजना के तहत। और इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और 18 से 55 वर्ष की आयु का कोई भी ग्रामीण पथ व्यवसायी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना का लाभ दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कामगार सेतु पोर्टल भी संचालित कर रही है। 13वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना किस उद्देश्य से शुरू की जाएगी? छत्तीसगढ़ में यह परियोजना छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए सतत उत्पादन प्रणाली विकसित करने के लिए शुरू की जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी। और भारत के लिए 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी। विश्व बैंक ने भारत की सतत विकास पहलों का समर्थन करने के लिए तकरीबन $800 मिलियन की 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें से एक का ताल्लुक है छत्तीसगढ़ की इस परियोजना से। और इस परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना, शॉर्ट में बोले तो चिराग, और नागालैंड में कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना का विस्तार, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना 2 तथा भारत के कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम का दूसरा चरण शामिल है। इसी तरह की 4 परियोजना। लेकिन यहां बात करते हैं यह छत्तीसगढ़ की, तो $100 मिलियन की लागत वाली छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना यानी कि चिराग से छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए सतत उत्पादन प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे राज्य के 1,80,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में 20वीं IORA मंत्रिपरिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? पहले तो इस टर्म का पूरा नाम पढ़िए। आई बोले तो इंडियन, ओ बोले तो ओशन, आई बोले तो रिम, ए बोले तो एसोसिएशन। यानी कि IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। और इसकी बैठक कहां आयोजित की गई? UAE में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, UAE। यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की
बैठक के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया और बैठक का विषय क्या रखा गया? प्रमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन, जो इस मंत्रिपरिषद की बैठक की थीम थी। और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के MOV मुरलीधरन ने किया और श्रीलंका वर्ष 2021 से 23 की अवधि तक IORA के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहा है। कौन? श्रीलंका। और 2020 के COM के दौरान फ्रांस IORA के 23वें सदस्य राज्य के रूप में भी शामिल हुआ। कौन सा देश? फ्रांस 23वें सदस्य राज्य के रूप में शामिल हुआ। और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बात करें तो इसके वर्तमान महासचिव कौन है? नामुवो नोक्वे। और IORA इसकी स्थापना कब हुई? 7 मार्च 1997 को। IORA इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मॉरिशस के इबेन में। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वारासत अभियान शुरू किया है? वारासत अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान वारासत यानी कि प्राकृतिक उत्तराधिकार की शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है? योगी आदित्यनाथ जी ने। और उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाधान करना और भूमाफियाओं द्वारा उत्तराधिकारी अधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना है, जो आमतौर पर विवादित संपत्तियों को टारगेट बनाते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हॉकर संस्कृति निम्न में से किस देश की एक जीवंत संस्कृति यानी कि लिविंग हेरिटेज है? सिंगापुर की। इमेज में देख सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था सिंगापुर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है कृष्णा मोहन, चौधरी प्रतीक, चावड़ा अजय, चंद्रिका किशोरी, मुकेश कुकड़िया फ्रॉम राजकोट जसदन बरवाला से, SM राठौड़, हिरल ठाकुर, रेखा नीनामा, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। वर्षाबेन मजीराणा, सोनू राम, ठाकुर अरविंद, मित्तल त्रिवेदी, सोनू शो, अरुणा प्रजापति, जयसी मीना, दीपक यादव, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। चौधरी अशोक भाई, हितेश राठवा, जोशी, मेघजी मातिया, ममता राठवा, कालसी मावी, मयू जोशी, देवेंद्र कुमार, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। मोक्ष का पेड़ नामक चित्र बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसने दर्ज कराया? यहां आप इसको देख सकते हैं। इस महिला ने मोक्ष का पेड़ नामक चित्र बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। तो इस लड़की का नाम क्या है? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर देना मत भूलिएगा। और कल ही इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। आंसर पता है तो लिख दीजिए। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।